नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि लोग ये मांग कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान पर कोई कड़ी और बड़ी कार्रवाई होगी। कई तरह की रोक लगाने का दावा सरकार की तरफ से किया गया है और लगातार ये कहा जा रहा है कि इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे और जो कल्प्रिट्स हैं उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल अब ये पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि सरकार आखिर क्या कदम उठाने जा रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप, जिनको नरेंद्र मोदी माय डियर फ्रेंड कहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त ही बताते हैं, जब उनसे पहलगाम हमले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसकी निंदा तो की, लेकिन जो जवाब उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ये मसला कोई नया नहीं है, ये विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुराना है और ये लगातार विवाद जो है वो चलता चला आ रहा है। मैं दोनों ही देशों के नेताओं को जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को उन्होंने एक लाइन में लाकर खड़ा किया और कहा कि दोनों ही देश के नेताओं को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस विवाद को सुलझा लिया जाएगा। तो इसको ये विवाद का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको सुलझा लिया जाएगा, यानी कि वो बैठकर ये कह रहे हैं कि इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा, यानी कि उनका इशारा कूटनीतिक तरीके से इस मसले का हल निकालने के लिए उनका इशारा इस तरफ है। अब एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा था? एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लगातार जो मांग देश में उठ रही है कि अब आर या पार की लड़ाई हो जाए, अब पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो बार बार जिस तरह से अपने नापाक मंसूबे में कामयाब होता है, वो आगे इस तरह के मंसूबे करने या भारत की तरफ आंख तरेने की हिम्मत भी ना कर पाए। ऐसे वक्त में माय डियर फ्रेंड जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनसे नरेंद्र मोदी ये उम्मीद कर रहे होंगे कि वो ये कहेंगे कि कोई भी कदम भारत की सरकार उठाएगी, नरेंद्र मोदी उठाएंगे, हम उनके हर तरीके से उनके साथ हैं और उन्हें सबक सिखाना चाहिए, आतंकवाद की कमर तोड़नी चाहिए। लेकिन जिस तरह का उन्होंने जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको सीधे तौर पर धोखा ही कहा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को एक तरह का धोखा दिया है और इसको बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में वो ये कहते हुए नजर आए कि ये दोनों देशों का जो विवाद है वो हजारों साल चला आ रहा है। मैं दोनों देश के नेताओं को जानता हूं, आपस में बैठकर इस विवाद को वो सुलझा लेंगे और इस पहलगाम हमले की और ये आतंकवादी जो हमला हुआ है इसकी उन्होंने निंदा की है। सवाल ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी आखिर जब भी कोई देश इस तरह के कोई बड़े कदम उठाने की तरफ अग्रसर होता है या आगे बढ़ रहा होता है तो वो अकेला नहीं होता, उसको दूसरे बड़े देशों की जरूरत होती है, क्योंकि लगातार हिंदुस्तान अगर अमेरिका के साथ की बात करें तो हर मसले में लगभग उसके साथ खड़ा हुआ नजर आया है। यहां तक कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि रशिया से भी उसने किनारा किया और दूरियां अपनी बढ़ाई ताकि वो अमेरिका के साथ ज्यादा खड़ा हुआ नजर आए। और वही डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक आप देखिए कैसे धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। टैरिफ वॉर से शुरू हुई ये बात और जब उनको बुलाया नहीं गया था ओथ सेरेमनी में, और अब जबकि इतने मुश्किल दौर में देश खड़ा हुआ है जहां 27 जानें चली गई हैं और पूरी दुनिया इसकी निंदा कर रही है, ऐसे वक्त में अमेरिका से जो उम्मीद थी वो सीधे तौर पर उम्मीद पर ना सिर्फ खरा उतरा बल्कि एक तरह का धोखा ही उसने दिया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि देश में क्या हो रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है और नरेंद्र मोदी क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं और लगातार ये मांग उनसे होती रही। मणिपुर का मांग उन्होंने नहीं बोला, मणिपुर कभी गए नहीं। और अब पहलगाम 22 तारीख को ये दर्दनाक हादसा, ये घटना हुई, उसके बाद से अब तक नरेंद्र मोदी का कोई शेड्यूल हमारे सामने नहीं आया है, देश के सामने नहीं आया है कि वो कब जाने वाले हैं कश्मीर, वो कब जाएंगे पहलगाम, वो कब वहां पर जो घायल हैं उनसे कब मुलाकात वो करेंगे। शेड्यूल हमारे सामने नहीं आया है। लगातार वो अपने बिजनेस एज यूजुअल जो होता है वही कराते हैं। आज भी एक समिट का वो हिस्सा बने, उससे पहले हमने हंसी ठिठोले करते हुए उन्हें नीतीश कुमार के साथ देखा था। आगे का भी उनका शेड्यूल आ गया है कि बिहार को वो 4 तारीख को फिर से बिहार जाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ
राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपना अमेरिका का दौरा रद्द किया। वो इंडिया आए, आते ही उन्होंने CWC की मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट सरकार को दी, प्रेशर बनाया सरकार के ऊपर कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाए। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उसमें जरूरी सवाल जो हैं वो उठाए राहुल गांधी ने। उसके बाद क्या, अगले ही दिन वो पहुंचे कश्मीर। कश्मीर में जाकर उन्होंने LG से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की। वहां जो बिजनेस के से जुड़े जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे उन्होंने मुलाकात की। घायलों का उन्होंने हाल जाना। शाम को लौट कर आए और उन्होंने मशाल और कैंडल मार्च निकाला, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वहन वो पूरे तरीके से मुस्तैदी से करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी देश के सामने है। और इसीलिए देश ये सवाल पूछ रहा है कि चूक हुई ये तो आपने मान लिया, लेकिन जिम्मेदारी इसमें किसकी है, और जिम्मेदारी भी क्या आप तय करेंगे, और अगर तय हुई कर रहे हैं आप जिम्मेदारी, तो फिर उसके बाद का एक्शन क्या है, आप क्या करते हुए नजर आएंगे। और सवाल ये देखिए, कैसे पीयूष गोयल जो हैं वो सरकार में मंत्री हैं और उनका किस तरह का बयान आ रहा है। निशिकांत दुबे के तो तमाम बयान आपने देखे ही, लेकिन पीयूष गोयल का कितना गैर जिम्मेदाराना बयान अब सामने आया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। और पीयूष गोयल जनता को ही कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं इस पहलगाम हमले के लिए। आप देखिए जरा सरकार का रवैया ऐसे वक्त में जब पूरा देश गुस्से में है और उसकी आंखें नम है। सुनिए आप पीयूष गोयल को क्या कुछ उन्होंने कहा है। आज की तारीख में जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। मैं समझता हूं तो आपने सुन लिया यहाँ पर कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पीयूष गोयल और किस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अब कड़े सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। और इस सबके बीच सुप्रिया शिनेट जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने एक अखबार द हिंदू की एक क्लिप उन्होंने शेयर की है और उस पर उन्होंने कई सवाल जो है वो खड़े किए हैं। सुप्रिया शिनेट यहाँ पर लिखती हैं, 25 अप्रैल को ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने सुरक्षा चूक की बात को स्वीकार करते हुए ये बताया था कि पहलगाम में बेसरन ग्राउंड को जून 2025 तक पर्यटकों के लिए नहीं खोला जाना था और इसे बिना सुरक्षा तैनाती और अनुमति के ही खोल दिया गया था। ये बात सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कही थी, जब पूछा गया कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। अगर ऐसा है तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि लोग खुलेआम वहां आ रहे थे तो पुलिस आंख मूंद कर क्यों बैठी थी। लेकिन सच ये नहीं है। पहलगाम के अधिकारियों, टूर ऑपरेटर्स और घोड़े वालों का कहना है कि बेसरन ग्राउंड हमेशा खुला रहता है और इसके लिए किसी सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने ये भी बताया कि पहलगाम आने वाले 70% पर्यटक बेसरन ग्राउंड देखने जरूर आते हैं। क्या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और केंद्र की बीजेपी सरकार ने सर्वदलीय बैठक और पूरे देश को अनगरल झूठ बोलकर भ्रमित करने की कोशिश की। इतनी बड़ी सुरक्षा और खुफिया तंत्र की विफलता के बाद झूठ क्यों बोला जा रहा है। तो सीधे तौर पर सवाल ये पूछा है कांग्रेस ने कि क्या पहलगाम के हमले के बाद जब सर्वदलीय बैठक हुई तो सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने फेलियर को छुपाने के लिए झूठ बोला, क्योंकि जो सरकार कह रही है और जो सच है उसमें पूरी तरीके से फर्क साफ तौर पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं कि इस पहलगाम हमले के नाम पर कैसे पूरे देश में नफरत परोसी जा रही है, कैसे जो बेकसूर मुसलमान हैं, गरीब रेडी वाले और जो अलग अलग जगहों पर जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो जा रहे हैं, उनको किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। कल हमने जयपुर की भी तस्वीर देखी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने कैसे मस्जिद के बाहर जाकर जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद
बाद जो लोग वहां मौजूद थे और जो विधायक हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस तरह से देश में नफरत फैलाई जा रही है। ये मसला भारत पर हमले का है, लेकिन कैसे देखिए आप कश्मीरियों को और मुसलमानों को देश में निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल हैं, जो कल की हमने तस्वीर देखी, और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कब इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, किसान नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, जाना माना चेहरा बिलाल सब्जवारी जी भी जुड़ गए हैं। बिलाल साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत कार्यक्रम में। पुष्पेंद्र जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये सब कुछ जो एक भूमिका मैंने यहाँ पर रखी है, उस पर आपका पहला कमेंट। एक तरफ हम देख रहे हैं राहुल गांधी क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। एक तरफ देश सवाल पूछ रहा है, दूसरी तरफ सर्वदलीय बैठक में किस तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तरफ ये उम्मीद की जा रही है कि देश की, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, ट्रंप मोदी के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन वो हल्की फुल्की बात कहते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सब में देश में नफरत फैलाई जा रही है और एक माहौल ये बनाया जा रहा है कि ऐसे वक्त में आप सरकार से सवाल न पूछें, तो फिर किससे पूछे सवाल? देखिए बुशरा जी, सबसे पहले तो मैं जो लोग वहां पर मारे गए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और इस एक्ट को जो है मैं जो कड़े से कड़े शब्दों में कंडेम करना है वो करता हूं। लेकिन ये जो घटना हुई है, पाकिस्तान से हुई है, आतंकवादियों ने की है, ये प्रश्न बाद में आएगा। पहले ये बताइए कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। अगर कश्मीर जैसी सेंसिटिव जगह पर 8-10 हजार आदमी किसी मैदान पर सुबह से शाम तक आते जाते हैं और एट ए टाइम वहां 1.5-2 हजार आदमी होते हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की गई? एक भी सिपाही वहां क्यों नहीं था? ये इस प्रश्न का जवाब जो है सरकार को देना होगा। और सरकार से जवाब मांगना देशद्रोह नहीं है, जिस तरीके से प्रचार आजकल किया जा रहा है कि सरकार से क्यों पूछे हो। अरे सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे भाई? सरकार हमारी नौकर है, हमारी गाड़ी का ड्राइवर है, हमारी गाड़ी का मालिक नहीं है। यदि हमारी मर्जी से नहीं चलेगा और गलत गाड़ी चलाएगा, एक्सीडेंट करेगा, तो मालिक के रूप में हमारा अधिकार है हम उससे पूछे, वरना वो गाड़ी को गड्ढे में डाल देगा। इसी प्रकार से जो निरंकुश सरकार होती है वो भी देश को गड्ढे में डाल सकती है। और ये जो वार मॉन्गरिंग का मैं देख रहा हूं, अब जो रेस्पॉन्स है भाजपा का, ये जो पीयूष गोयल का बयान आया है वो एक ही तरफ इशारा कर रहा है। ये बता रहे हैं कि हमारे बीच में भी देशद्रोही लोग हैं। देशभक्त 140 करोड़ की जनता नहीं है। इनके पास एक फैक्ट्री है आरएसएस की नागपुर से, वहां सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं कि साहब कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है। जो इनको वोट देता है, मिलाता है, चाहे गड्ढे में डाल दे देश को, वो देशभक्त है। जो इनसे पूछ ले भाई 26 आदमी 28 आदमी कैसे मारे गए, सुरक्षा में चूक कैसे हुई, आप लोग क्या कर रहे थे, तो वो देशद्रोही है। तो ये जो है नैरेटिव ये बना रहे हैं। अब ये सारी की सारी चीज जो मोदी सरकार या भाजपा या संघ की इस सारी घटना के बाद फोकस ये है कि किस तरीके से हम एक तो पोलराइजेशन को बढ़ावा दे दें। जैसा कि जब घटना हुई थी उसी दिन से एक चीज आ रही है सामने कि भाई धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा। वहां वास्तव में क्या हुआ, जब ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं, ये सबको मालूम है कि उनको भी जान का खतरा रहता है, आतंकवादियों को। वो वहां जो है बैठ करके किसी का बायोडेटा नहीं पूछते हैं, जिसको जो घटना करनी होती है घटना करके वहां से भाग जाता है। ये आमतौर पर ये होता है। वहां बताया जा रहा है ये तो इंटरव्यू ले रहे थे, ये कलमा कलमा पढ़वा रहे थे, ये कपड़े उतार के देख रहे थे। ये सब जो है फर्जी नैरेटिव है। मैं आपको बता रहा हूँ ये नैरेटिव गलत बनाया गया है और गलत तरीके के नैरेटिव से केवल हिंदू मुस्लिम करने की जो इनकी 10-12 साल से रणनीति चल रही है, उसके माध्यम से पोलराइजेशन करना, पोलराइजेशन के माध्यम से वोट बटोरना और एक भय क्रिएट करना, हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति एक नफरत फैलाना और वोट लेकर के सत्ता में आना। केवल इस जो है इनका जो ब्लूप्रिंट है उसी पर ये आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं ये युद्ध वाली बात पे। मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ बड़ा जबरदस्त जो है एक माहौल बनाया जा रहा है, भाई ठोक दो और मार दो और पीट दो और ये कर दो और वो कर दो। जो इन्होंने अभी स्टेप्स लिए हैं उनकी भी पोल खुली हुई है। किसी भी कोई भी सरकार की स्थिति ऐसी है ही नहीं कि वहां पानी रोक दे। इनके पास कोई वाटर हेड नहीं है, कोई डैम नहीं है, कोई अल्टरनेट इंतजाम नहीं है। बड़ी बड़ी पहाड़ियों को क्रॉस करके पानी कहां को चला जाएगा?
वो नेचुरल फ्लो लाखों साल से ये जो है नदियां वहां बह रही हैं, उनका नेचुरल जो है एक कोर्स है, उसको आप कैसे कहाँ कुछ चेंज कर दो। अपना जो 3 नदियां आपके अंडर है, जिनके ऊपर आपका अधिकार है, आप उसी का पानी पूरा नहीं उपयोग कर पा रहे हो। ऊपर पहाड़ों से पानी यहाँ कहाँ ले आओगे आप? बीच में जो है सड़कें बनाना तो मुश्किल है, वहां से पानी आप घुमा करके ले आओगे। तो ये जो है फर्जी बातें हो रही है देश को दिखाने के लिए कि हमने उनको भूखा मार दिया, हमने प्यासा मार दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और अब जैसे पिछली 2 घटनाएं हुई थी कि भैया हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। देखिए, देश में प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपका नौकर आके कहता है मैं फलां आदमी को जो पैसे दिए थे दिया है, तो हम कंफर्म करेंगे भाई तुझे मिले पैसे कि नहीं मिले। ये कहते हैं मैंने इतने मार दिए। अरे किसका जनाजा उठा, क्या हुआ, किस अखबार में पब्लिश हुआ? आज इंडियन एक्सप्रेस में 26 के 26 जो मरे थे उनके नाम फोटो सब छपे हुए हैं। कोई एविडेंस है उड़ी की घटना हुई हो, या बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जो भी ये कहते हैं, उसमें कौन मरा कौन नहीं मरा किसी को पता ही नहीं है। देश में पुलवामा हो गया, पुलवामा के बाद आरडीएक्स कहां से आया, कौन उसका दोषी था, मैंने तो आज तक अखबार में नहीं पढ़ा। बाकी आप सब दोनों भी अच्छी तरह जानते हैं, आप बता देना अपने वक्तव्य में। तो पुलवामा के बाद जिम्मेदार कौन था, सजा किसको हुई, इस्तीफा किसने दिया, किसको कटघरे में खड़ा किया गया, कुछ पता ही नहीं है कि किसने किया। वो आज तक यही आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। ऐसे ये पहलगांव की घटना हो गई, पुलवामा करके, और पुलवामा के नाम पे फर्स्ट टाइम वोटर क्या वोट दे सकते हैं क्या, ऐसा ऐसा भाषण किसने दिया था? मोदी जी ने दिया था। तो राजनीति ये खुद करते हैं उस इवेंट पर। अब यहाँ पर सर्वदलीय बैठक हो रही है, सारी देश की जो रिप्रेजेंटेटिव्स है एक जगह इकट्ठा है। भाई तुम 35-37% वोट मिले होंगे, 63% वोट वाले जब तुमसे जवाब मांग रहे हैं, एक कमरे में सारी पार्टियां इकट्ठी हैं, तुम जवाब दे रहे वहां अपने रैली में बिहार तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। जो करता है वो इस तरीके से जो है ना हल्के स्टेटमेंट नहीं देता है। ये कूटनीति का मामला है। कूटनीति में आप या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कैसे कैसे हुआ, क्या क्या घटना थी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक स्टेटमेंट कुछ सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से जो फॉरेन ये वो है सेक्रेटरी के माध्यम से दे दिया गया। उसके बाद किसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, किसी मंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं है। सर्वदलीय बैठक में प्रधान जो हर चीज में कूद के सबसे आगे रहे, वो गायब हो गए। वो बिहार में इस देश में ये सवाल, तमाम घटनाएं जो हो रही हैं उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, क्या सरकार की नीति है। अब ये सारा काम कर रहे हैं कि युद्ध शुरू हो जाए, जो शुरू हो जाए युद्ध, उसके भी कारण मैं बता देता हूँ। युद्ध से किसको फायदा होगा? इनको लगेगा पोलराइजेशन और ज्यादा, और वोट हमें होंगी। मरेगा कौन? उन्हीं किसानों मरेंगे जो सैनिक बना खड़े हुए हैं, जो सैनिक के रूप में रक्षा करते हैं, गरिया आते नहीं है, इनको देशद्रोही बने। वही सिख रेजिमेंट होगी, गुजरात, वही जो है ये जो वर्ग हैं, यादव मराठे होंगे, जाकर के वो सीमा, गुजराती मरेंगे क्या वहां? स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। एक सेना के अधिकारी हैं जो काम कर रहे थे वहां कश्मीर में समय रहे, मैं उनसे पूछने लगा लोगों का नंबर है, बोला, मैंने कहा गुजराती मरेंगे क्या? बोला गुजरातियों की तो हड्डियां कमजोर है, हम तो भर्ती टिकट नहीं थे इसीलिए। तो मैं कहा उनकी हड्डियां वैसे मजबूत, पैसा लोन लेने में, लोन लेकर के भागने में आगे हैं, लेकिन के लिए मरना हो तो सही। और ये जितने भी नेता इनके कर रहे हैं, ये ऐसी बाजी करेंगे, ये अब इस चक्कर में है कि वोट ज्यादा दिया जाए, कुर्बानी किसी को नहीं है, ठीक है। और युद्ध की भी बात सुन लो, गाजा में, गाजा पट्टी में वो 20 बाई 10 किलोमीटर का छोटा सा एरिया है, ना उनके पास कोई ऑफिशियल फौज, ना कोई तो तमंचे मिसाइल है, तो इधर से मार के उधर से मार के इधर भगाया जा रहा है, लेकिन कोई खत्म नहीं कर पाए। तो युद्ध करके किसी को खत्म करने की बात कर रहे हो, जो निहत्थे बैठे हुए हैं उनको ही खत्म करना असंभव है। युद्ध यहाँ शुरू करके दिन में 4 दिन में सारा फैसला कर दूंगा। रशिया अपने आप को न्यूक्लियर जो है पावर आता है, उसने क्या कर, युद्ध किसी चीज का हल नहीं है, इतना पड़ेगा। तो ये ज्ञान बांटते समय पूरे, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, बार बार इनका स्टेटमेंट आता है, लेकिन ये बार बार कह रहे हैं हम युद्ध करके। मान लो तुमने उनके 10,000 उन्होंने तुम्हारे सिचुएशन तो वहीं की वहीं बैठी हुई है। आपको अपने संबंध बुद्धिमान जो आसपास सब ऐसे लोगों को, क्योंकि पड़ोसी बदल नहीं सकते किसी हालत में भी, पड़ोसी वहीं रहेगा, हम भी पड़ोसी रहेंगे, वो भी हमारे। 25 करोड़ आदमियों को मार दोगे क्या?
के मुसलमानों को भगा दोगे मैं क्या? आपके पास लौट रही हूँ पुष्पेंद्र जी, कैसी आपकी बात थोड़ी पे आप आवाज कर रहे में हो? आपकी थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी देर से रुक रुक कर आपकी आवाज आ रही है, तो मैं आपके पास लौट रही हूँ अपने जी अगले सवाल के साथ। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण और आपने बहुत ही वाजिब जो है यहाँ पर सवाल है, और लोकतंत्र में तो आपको सवाल पूछना ही है। आप जाहिर सी बात है, जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा पूरा देश कर रहा है। देश न सिर्फ निंदा कर रहा है बल्कि कश्मीरियों को आप देखिए कैसे वो रोते हुए सामने आ रहे हैं। और वो जो एक नफरत भरा जो मीडिया है, जो सस्ती टीआरपी के लिए वहां कश्मीर जाकर ये सोच रहा है कि उसे कुछ मिल जाए वहां से, वो उसमें पूरी तरीके से नाकाम साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लोग रोकर अपना एक कह सकते हैं कलेजा बाहर रखकर ये बता रहे हैं उनके ऊपर क्या गुजरी है जब ये पहलगाम का हमला, बल्कि वो तमाम कहानियां जो हैं, वो तमाम बहादुरी की जो जो कहानियां हैं, वो सब कुछ भी सामने निकल कर आ रही है कि कैसे अपनी जान पर खेलकर उन लोगों ने अपनी जान को बचाया जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे। कि जो बच्चे थे जिनको अब क्योंकि हर मुसलमान में बांटा जा रहा है, जो बच्चे थे उन्हें गोद में लेकर ये बताया कि जब पूछा गया तो कहा कि उनका बच्चा है, और ऐसे करके 11 लोगों की जान बचाई। और ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के नेता हैं, दोनों हस्बैंड लगातार नजाकत भाई का नाम लेकर अपनी पोस्ट जो है वो लगातार जारी है, जिस नजाकत भाई ने कश्मीर के रहने वाले मुसलमान ने 11 लोगों को बचाई। लेकिन सवाल बिलाल साहब अब ये उठ रहा है कि जो मांग की जा रही है कि अब अपार की लड़ाई हो जाए, सवाल ये उठ रहा है क्या आज का जो पूरा का पूरा वर्ल्ड सिनेरियो है उसमें क्या ये मुमकिन है? ये वॉर की जो बात की जा रही है ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या सरकार इसके लिए तैयार है? जो प्रधानमंत्री ने कहा वाकई में ऐसा होने जा रहा है, ये एक पॉस्चरिंग है? देखिए बुशरा साहबा, अच्छा सवाल किया है आपने। और अभी इसके पॉलिटिकल डायमेंशन को पुष्पिंदर जी ने रखा बहुत विस्तार से, और कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने। लेकिन ये जो मौजूदा हालात हैं, आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर आप एक ऑलरेडी डिस्प्यूट मौजूद है यूक्रेन रशिया वॉर का। उस यूक्रेन रशिया वॉर के हम नताइज देख चुके हैं, और उस यूक्रेन रशिया वॉर के जो भारत पर पड़ने वाले आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव थे उसको भी हमने अच्छी तरह से देखा। किस तरह से हमें पेट्रोल की दिक्कतें महसूस हुई, और किस तरह से हमें जो अमेरिका हमारे पर एक प्रेशर बना रहा था, फिर हमें रशिया से लेना पड़ा। वहीं आप देख रहे होंगे कि इसराइल और पैलेस्टीन का जो एक प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, वो इस वक्त जेरे गौर है, और उसके सामने भी वो भी पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरह से पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो पूरे उससे प्रभावित है। वहीं आप देख रहे होंगे कि लेटेस्ट ट्रम्प रेजिम के आने के बाद जिस तरह से एक ट्रेड वॉर का एक सिनेरियो खड़ा हुआ है पूरी दुनिया के सामने, और किस तरह से एक पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल ऑर्डर है वो रीशेप हो रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान के नागरिकों को अमेरिका ने किस तरह से बेड़ियां और हथकड़ियां डाल के भेजा। साथ ही साथ हिंदुस्तान पर किस तरह से टैरिफ लगाए गए। साथ ही साथ हिंदुस्तान के बारे में ट्रंप ने क्या क्या अनर्गल नहीं बोला। इन सब परिस्थितियों के बीच में जो लेटेस्ट जो ट्वीट है ट्रंप का, वो ये कह रहा है कि साहब मैं पाकिस्तान के भी करीब हूँ, मैं भारत के भी करीब हूँ, और ये हजारों साल से समस्या है। तो ये अपना आप में बता रहा है कि ये ट्वीट डिप्लोमेटिक लेवल पे नहीं, वास्तव में ही ट्रंप साहब ने किया है। तो उनकी अक्लमंदी इसमें जाहिर हो रही है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया में लैक ऑफ डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं, और उनकी पॉलिटिकल अप्रोच के अंदर अस्थिरता मानी जाती है, इनस्टेबिलिटी मानी जाती है। वो अपने डिसीजंस को लेकर डिसाइसिव नहीं होते, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। इन सब परिस्थितियों में जब आपके साथ वर्ल्ड ऑर्डर कहीं भी स्ट्रीमलाइन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये बात ठीक है कि हिंदुस्तान के साथ जो हुआ है, हिंदुस्तान नागरिकों के साथ जो हुआ है, हमें उसकी पूरी मजम्मत करनी चाहिए। हमारी तकलीफ उसके साथ जुड़ी है, हम उसकी नैतिक रूप से
उसकी उसकी राष्ट्र भावना के दृष्टिकोण से उसकी मजम्मत करते हैं और हमें इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार भी ठहराना चाहिए। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि सब क्या इन परिस्थितियों में वॉर संभव है, तो जैसे मैंने कुछ आपको उदाहरण रखे, इन सब उदाहरण को देश की पूरी दुनिया की आर्थिक परिस्थितियों से जोड़कर देखिए। जो सबसे बड़ा इस वक्त संकट है वो आर्थिक परिस्थितियों का इस दृष्टिकोण से है कि कहीं दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी न छा जाए। इसीलिए ये ट्रंप ने एक ट्रेड वॉर छेड़ी है। और ट्रंप ने जब प्रेसिडेंट बने थे इस सेकंड टाइम, तो उनके पहले भाषण के अंदर ये बात कही गई थी कि सब हम अपने आप को रशियन और यूक्रेन वॉर से भी विड्रॉ करना चाहते हैं, हम अपने आप को इजराइल और फलस्तीन वॉर से भी विड्रॉ करना चाहते हैं, हम अपने आप को बांग्लादेश नेबर वहां से भी अपने आप को विड्रॉ करना चाहते हैं, और हमारे जितने भी जहां भी हमारी फोर्सेस है वहां से इसलिए विड्रॉ करना चाहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर खुद पूरी दुनिया का हमारे ऊपर खुद बहुत बड़ा कर्जा है और अमेरिका इस कर्जे में बहुत बुरी तरह डूब गया है। इसलिए हमें अपनी नीति को फोल्ड बैक करने की जरूरत है। इसलिए हमें बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है दोबारा। और हमारे सामने हम निरंतर देख रहे हैं कि चीन निरंतर दुनिया की आर्थिक शक्ति बनता जा रहा है। तो ये दृष्टिकोण मौजूदा समय में अमेरिका का है। ये वो शक्तिशाली देश है कि जिसको बिना इन्फॉर्म किए आप कोई भी एक मिलिट्री या कोई भी आक्रमणकारी रुख किसी भी दूसरे मुल्क पर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया था, तो ईरान जिसका 36 का आंकड़ा है अमेरिका से, उसको भी इन्फॉर्म करना पड़ा था अमेरिका को। तो आज की जो परिस्थितियां ये है कि हमारे साथ वर्ल्ड के मॉरल सपोर्ट तो है, लेकिन वर्ल्ड का हमारे साथ कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं है। कोई वर्ल्ड हमारे साथ इस लड़ाई में आके शामिल नहीं होने जा रहा। कोई वर्ल्ड हमें इसके लिए कोई एक्स्ट्रा लोन नहीं देने जा रहा। कोई वर्ल्ड हमें इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने जा रहा, या कोई दुनिया हमारे इस लड़ाई में साझेदारी नहीं होने जा रही। तो हमारी खुद आर्थिक मंदी, हमारा जो कंपटीशन है चाइना से है। चाइना जो हमारा नेबर कंट्री भी कह सकते हैं उसे, या साउथ एशिया के अंदर हमारा एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसका एक बिल्कुल रास्ता साफ होता जा रहा है दिन पर दिन। और अगर हम इस वॉर के अंदर पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो यकीनन पाकिस्तान एक छोटी इकोनॉमी है, हम बड़ी इकोनॉमी है। पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं है क्योंकि उसके पास वर्ल्ड बैंक के कर्जे पे चल रहा है। लेकिन हमारी जो सामने जो चैलेंज है इकोनॉमी में, हमारे कहीं आर्थिक मंदी ना आ जाए, हम अपने इकोनॉमिक टारगेट ना मीट आउट कर सके। अगर हम इस तरह के झगड़े कर लेते हैं पाकिस्तान के साथ तो यकीनन हम इकोनॉमिकली डैमेज हो सकते हैं। हमारा जो सफरिंग होगी इकोनॉमिकली इतनी बड़ी होगी कि हम फिर चाइना का जो कंपटीशन है उसको वर्ल्ड लेवल पे मीट आउट नहीं कर सकेंगे, और फिर हम आर्थिक मंदी का शिकार हो जाएंगे। और फिर इसके चलते चाइना का रास्ता वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत क्लियर हो जाएगा। तो हमें पाकिस्तान के साथ झगड़ने की बजाय इंटरनेशनल लेवल पर उसे डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की जरूरत है, उसको ऊपर सैंक्शंस लगवाने की जरूरत है, उसको एक पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित कराने की जरूरत है। तो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल हमें ज्यादा सूट करते हैं, हमें मिलिट्री वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा सूट नहीं करता, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया की जो परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों में हमारी जो परिस्थिति है और हमारी परिस्थिति के अंदर जो वर्ल्ड का जो सपोर्ट है वो ये सारी बातें हमें साफ करता है कि हमें उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक लेवल पर आइसोलेट करने की जरूरत है। और साथ ही साथ हाँ, अगर हमें पूरी दुनिया के मजबूत देश जैसे इजराइल, अमेरिका, रशिया, सऊदी अरबिया आर्थिक मदद देने को तैयार है और वो कहें कि साहब आप अपना बदला लीजिए, तब तो हम मिलिट्री का ऑप्शन चुन सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि हमें एक चाइना के साथ एक अपना आर्थिक कंपटीशन मेंटेन करना है, और आने वाले समय में जो दुनिया के अंदर आर्थिक रूप से मजबूत होगा वही दुनिया को रूल करेगा। इसकी बानगी आप इस तरह से देख सकते हैं कि आज अमेरिका जैसा वर्ल्ड चाइना से घबरा रहा है और अपनी कॉर्पोरेट लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूर है। वो दुनिया पर टैरिफ सैंक्शंस लगा रहा है, वो अपनी अर्थव्यवस्था से उभरना चाहता है, इसलिए चाहता है क्योंकि अर्थव्यवस्था डूब रही है। और अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका जैसे कंट्री अपनी अर्थव्यवस्था के लिए इतने ड्रास्टिक कदम उठा रहा है तो भारत को कहीं इंटरनेशनल लेवल पे कहीं स्टैंड ही नहीं करता, खासतौर से आर्थिक दृष्टिकोण से। हम बस पावरफुल कंट्री में भी नहीं है।
तो हमें पाकिस्तान के साथ रिफ्ट करने से पहले ये देखना चाहिए कि हमारी आर्थिक परिस्थितियां क्या है। हाँ, हमें पनिश करने की जरूरत है लेकिन उस पनिशमेंट के लिए हमें डिप्लोमेटिक चैनल्स अपनाने चाहिए, डायरेक्ट रिफ्ट से बचना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के अटैक को एक नेशनल सेंटिमेंट को एक कॉम्युनल सेंटिमेंट में बदलने की कोशिश की है और अपनी पॉलिटिक्स का रास्ता साफ करने की कोशिश की है, इसमें विपक्ष को ट्रैप नहीं होना चाहिए। विपक्ष को साफ तौर से ये कह देना चाहिए कि हम राष्ट्र के साथ हैं, सरकार के साथ नहीं, आपके कॉम्युनल एजेंडे के साथ नहीं है। राष्ट्र के साथ होना अलग चीज है और सत्ता के साथ होना अलग चीज है। तो विपक्ष को इसमें सचेत रहने की जरूरत है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कॉम्युनल एजेंडे के चक्कर में वो ट्रैप होके कहीं बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम जैसे चुनावों के अंदर राष्ट्रवाद के नाम पे ट्रैप ना हो जाए इनको समर्थन देके। तो अपना समर्थन राष्ट्रीयता पे देना चाहिए, सांप्रदायिकता पे नहीं देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने बिलाल साहब, खासतौर पे लास्ट में जो आपने बात कही है वो एक तरह की आपने मैसेजिंग भी की है और विपक्ष को सीधे आपने चेताया है। आप ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह से आप सरकार के साथ अनकंडीशनल सपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, सरकार के साथ न होकर आप देश के साथ आप खड़े हुए नजर आइए। अब मैं इसमें एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो चाहे करे हम उसके साथ हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि उनको ये कहना चाहिए कि देश के लिए वो जो कदम उठाएं हम उनके साथ हैं? क्या उनको अपने वर्डिंग्स या इस ट्रैप से अपने आप को थोड़ा सा अलग करना चाहिए और अपने अल्फाज केयरफुली चूज करना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान उनको आने वाले वक्त में पॉलिटिकली हो सकता है? देखिए, यही मेरा, आपने बिल्कुल राइट फॉर्म में मेरे को कलेक्ट किया है और यही मेरा मैसेजिंग था कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हर विपक्ष की जिम्मेदारी, जब राष्ट्रीय संकट आए तो वो राष्ट्र के साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि राष्ट्र के संकट के अंदर जो सरकार होती है उसका डायरेक्ट प्रतिनिधित्व कर रही होती है। तो इसलिए राष्ट्र के साथ खड़े होने के साथ साथ आप सरकार के साथ भी खड़े होते हैं। पार्लियामेंट्री जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर विपक्ष भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक हिस्सा होता है, संसदीय प्रणाली का हिस्सा होता है। तो लेकिन इसकी आड़ में कहीं सत्ता पक्ष अपना राजनीतिक उल्लू ना सीधा कर ले, जो जिम्मेदारी उस पर राष्ट्रवाद को लेकर है उसे तो वो भूल जाए। यहां राष्ट्रवाद का मतलब यह है कि देश के अंदर एक हारमनी मेंटेन करनी चाहिए, देश के हर नागरिक को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, देश की सारी विपक्षी पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, देश की विपक्षी पार्टियों के साथ अपनी राजनीतिक रणनीति को, अपनी राष्ट्रीय राजनीति को साझा करना चाहिए। वो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, राहुल गांधी को कहीं पूछा नहीं जा रहा। तो राष्ट्रीय राजनीति के नाम पर जो आपको पाकिस्तान को जो ट्रीट करना है वो वहां ट्रीट ना करके आप बिहार में मैसेजिंग कर रहे हैं, कॉम्युनल मैसेजिंग। तो ये कॉम्युनल मैसेजिंग पर सवाल उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर सपोर्ट कर दें और वो उसे कॉम्युनलिज्म में कन्वर्ट करके सारी नदी की सारी मछलियां निथार ले अपने पक्ष में, जैसे पुलवामा पे हुआ था कि साहब पुलवामा पे आप ट्रैप हो गए राष्ट्रवाद के नाम पे। तो इस डिफरेंस को विपक्ष को समझने की जरूरत है। ये बात ठीक है कि मौजूदा समय के अंदर सरकार फर्स्ट प्रतिनिधित्व है राष्ट्र का, लेकिन विपक्ष भी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर बराबर का हिस्सेदार है राष्ट्रवाद के नाम पर। तो इस राष्ट्रवाद के अंदर नेशन की मजबूती, नेशन के अंदर हार्मनी, नेशन के अंदर एकजुटता होनी चाहिए, ना कि सांप्रदायिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपने बात कही है यहाँ पर बिलाल साहब, और इसके लिए आपको साधुवाद कि आपने इतनी बेहतरीन बात आपने कही है, नुमाया बात है, और शायद अब तक ये सेंटिमेंट लोगों तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि पुष्पेन जी अभी एक तरह का डर और भय का माहौल जो है वो बनाया जा रहा है कि एक लफ्ज भी आपके मुंह से इधर से उधर निकला और आपको फौरन देशद्रोही जो है वो करार दे दिया जाएगा। क्या इसी ट्रैप में विपक्ष भी फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने कश्मीर में जाकर, ये भी बड़ी बात है कि ऐसे वक्त में जब आपको पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत है तो आप एक हिम्मत दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने कश्मीर में जाकर ये कहा कि जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं हमारे कश्मीरी, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अभी भी बात भाईचारे की कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने मशाल और कैंडल मार्च निकाला, जिसके जरिए
उन्होंने एक मैसेजिंग दी है कि इस सारे वक्त में ये जो मुश्किल दौर है जो हमारे देश पर आ पड़ा है, जहां पर हम एक तरह से हमारे 27 बेकसूर लोगों की जान चली गई, जिनका परिवार सारी जिंदगी अब इसका मातम करता रहेगा, ऐसे में आपको अपने ही लोगों के खिलाफ जंग नहीं छेड़नी है, बल्कि उन दुश्मनों को आपको सजा देनी है जिन्होंने ये कृत्य किया है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि एक डर और भय का माहौल ऐसा भी क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, राइट विंग की तरफ से, उन हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से, कि आपका एक वर्ड भी इधर से उधर गया और आप सीधे देशद्रोही करार दे दिए जाएंगे, आप सवाल मत पूछिए, बस अनकंडीशनल सपोर्ट? क्या उस ट्रैप में फंस रहा है विपक्ष? देखिए बुशरा जी, अभी जो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने एक जंग जैसा माहौल या अपने नागरिकों से लड़ने वाली जो बात है, ये जो अटैक हुआ है इसके दो मूल कारण जो है हमें समझने पड़ेंगे। एक तो ये है सिक्योरिटी लैप्स, दूसरा ये है कि आपके दुश्मन की, विरोधी की आपके ऊपर हमला करने की हिम्मत तब पड़ती है जब उसको मालूम है कि घर में लड़ाई हो रही है। भाई आपने 10-12 साल से जो नीतियां अपनाई है वो मैं एक एक करके गिना देता हूँ। सबसे पहले आपने मुसलमानों को एकजुट करते हुए और सबको एक तरीके से देशद्रोही करार दे दिया कि सबसे बड़े देशद्रोही जो है इस देश के 20-25 करोड़ मुसलमान है, और उनको अलग थलग कर दिया। उनको ऊपर धार्मिक रूप से तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। आज भी जब से ये घटना हुई है उसके बाद कई वीडियो में देख चुका कि गांव में कोई मुसलमान फेरी वाला जा रहा है, कोई सब्जी वाला जा रहा है, कोई अपना सामान बेच रहा है, उसको रोक करके 2-4 लड़के आ जाते हैं कि भैया यहाँ से भाग जा और फलाना कर दे और ये तुझे देख लेंगे और यहाँ मत घुसियो। तो ये किस तरह का जो है माहौल आप देश में बनाना चाहते हैं? आप अपने देश के नागरिकों को जो है आइसोलेट करके, उनसे नफरत करके कभी भी देश को शांतिपूर्ण राह पर, तरक्की की राह पर नहीं ले जा सकते हैं। ये जो है किसी भी स्टेट्समैन का या पॉलिटिकली जो सेवी आदमी है, होशियार आदमी है, उसका ये, या नेता है बड़ा, उसका ये जो है कृत्य नहीं हो सकता है। उधर आपने अपने पड़ोस में बांग्लादेश को नाराज कर रखा है, इधर पाकिस्तान से आप सींग बढ़ाने जा रहे हैं, उधर चाइना अभी जो है आपकी बहुत बड़ी भूभाग पर चाइना बैठा हुआ है। मान लीजिए आपने इसी तरह अन्य वर्ग जो है, आपने सिखों के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ है, उनको खालिस्तानी आप बता रहे हैं। इसी तरीके से दलितों के अधिकारों के ऊपर लगातार आपके आरक्षण और तमाम आक्रमण हो रहे हैं, और कुछ जातियां, किसानों को भारी अटैक आपने किया हुआ है पिछले 10-12 साल से। मराठों के खिलाफ आप हैं, मराठों के खिलाफ राजनीति करते हैं, यादवों के खिलाफ राजनीति करते हैं, जाटों के खिलाफ आइसोलेट करते हैं। तो ये जो माहौल आपने बनाया हुआ है, ये नफरत का माहौल है, ये देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चाहे ये जो तथाकथित मोदी भक्त हैं, कितना ही जयकारा लगा लें, कितना ही हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये जो है मैं आपको बहुत विश्वास से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी 4 पीढ़ी से, हमारा परिवार जो है आर्मी में है और जो है हर तरीके से सर्व किया है। कश्मीर में भी अभी हमारी जो मेरे से अगली वाली पीढ़ी है वो सर्व कर रही है, अभी उनकी पोस्टिंग बाहर हुई है। मैं ज्यादा उसका डिटेल नहीं बताना चाहता यहाँ पर, लेकिन मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, लड़ाई कभी भी किसी चीज का जो है सोल्यूशन नहीं होती। जो बहुत बड़े रणनीतिक वो हुए हैं, संजू, उनकी किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, उसमें वो कहते हैं कि होशियार जनरल वो है जो लड़े युद्ध जीत जाए। बिना लड़े युद्ध जीतने के आपके पास तरीके हैं। आप बलूचिस्तान वाले मामले को हवा दे सकते हैं इनडायरेक्टली, आप जो है डिप्लोमेटिकली इनको आइसोलेट कर सकते हैं। पानी रोकने का आपने कहा है, चलिए आप इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे ये देखा जाएगा। पीओके के नागरिकों को कश्मीर के नागरिकों से जोड़ करके आप वहां पर एक डिमांड खड़ी कर सकते हैं कि हम तो जो है इंडिया के साथ ही रहेंगे। कश्मीर के लोगों की आप हमदर्दी और गुडविल जीत सकते हैं। यहाँ के मुसलमानों को उनकी धार्मिक आजादी देकर के गुडविल जीत सकते हैं, ताकि यहाँ के मुसलमान खुद ही कहें। आप तो उनको लताड़ रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, इस तरीके से जो है देश का मामला चलेगा। सारे वर्गों को आपने बिखेर दिया है। जो एकजुटता हमारे देश में थी वो इस वक्त बिखरी हुई है। इसको देख कर भी तो अटैक होते हैं, सिक्योरिटी लैप्स है, ऊपर से ये अटैक हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें राजनीति भी दिखाई दे रही है दूसरे किस्म की, कि भैया कहीं ना कहीं ये पुलवामा की घटना हो या ये 2002 का दंगा हो, ये राजनीतिक रूप से जो है गिद्धों की तरह इंतजार करते रहते हैं कि कहाँ किसको मरवाया जाए और अपनी राजनीतिक सत्ता को कायम रखा जाए। इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो देश में जो है गलत किस्म का माहौल है। और जो लड़ाई की बात करते हैं, मैं उनको एक उदाहरण दे देता हूँ। चाइना इतना बड़ा देश है, इतना शक्तिशाली देश है, वो ताइवान का कुछ बिगाड़ पाया है? जबकि ताइवान को अपना हिस्सा बताता है।
लेकिन ताइवान के खिलाफ एक मिलिट्री कदम उठाने की कोई हिम्मत नहीं पड़ रही है उसकी। कभी कभी वो दिखाता भी है तो केवल आसपास उसके जहाज और फ्लाइट उड़ू करके फिर वापस आ जाता अपने बेस पर। बगल में है और उसके आसपास कोई ऐसा देश नहीं है जो बहुत बड़ी मदद के लिए ताइवान के लिए आ सके, लेकिन फिर भी डायरेक्ट लड़ाई चीन जैसा देश जिसकी 27-28 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की इकोनॉमी है, इतनी बड़ी सेना है, इतने बड़े संसाधन उसके पास है, वो भी बहुत सींग नहीं बढ़ा रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि सींग बढ़ाने का मतलब है सींग टूट जाएंगे तुरंत, आपकी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी, आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा, दूसरे देश दौड़ में आपसे आगे निकल जाएंगे। रशिया क्या आप समझ रहे हैं, रशिया ने लड़ाई जरूर लड़ दी होगी वहां, लेकिन रशिया बहुत पीछे रह गया उसमें। ये अलग बात है कि रशिया के ऑब्जेक्टिव दूसरे थे, क्योंकि उसको क्रीमिया हासिल करना था, कुछ ईस्टर्न पार्ट हासिल करना था, और जो वो बैठा हुआ जेलेंस्की, उसने तो अपना देश बर्बाद कर लिया। कौन उसका साथ देने आया भाई? 2 मिनट में कह दिया ट्रंप ने कि साहब तेरी वजह से लड़ाई हो रही है, तुम जिम्मेदार हो। अरे भैया, उसके ऊपर अटैक हुआ लेकिन जिम्मेदार भी वही माना गया, तो ट्रंप को अब किसके खिलाफ क्या बयान दे दे? तो ये जो है खोखले दोस्त होते हैं जो लड़ा देते हैं पहले, क्योंकि उनको मालूम उनकी नजर किस चीज पे है, उनकी नजर है तो हथियार बिक जाएंगे, हमारी पूछ बढ़ जाए, तेल हमारा बिकेगा बढ़िया, क्योंकि तेल की इनको जरूरत होगी। जब ये दबे हुए होंगे तो सारी शर्तें हमारी मानेंगे। अभी दबे हुए नहीं थे तब भी मोदी चू नहीं बोल पाए जब उन्होंने टैरिफ वगैरह इनके ऊपर लगाए, चुपचाप बैठ करके हंसते हुए दांत दिखा करके वापस आ गए। कम से कम चीन ने कुछ हिम्मत दिखाई, मैक्सिको ने हिम्मत, कनाडा ने कुछ हिम्मत दिखाई, ये कुछ कर पाए वहां जाकर? तो ये जब टैरिफ लगाए जा रहे सब नए, तो जब अगर देखो युद्ध तुम्हारी किसी से हुआ है, अब तुम्हें हमसे इतना तेल लेना पड़ेगा, ये हमारे महंगे हथियार लेने पड़ेंगे, इनको लेने पड़ जाएंगे। तो ये देश के किसान वर्गों को युद्ध में डालना चाहते हैं, अपना अपना जो है व्यापार इसमें से और राजनीतिक वोट इसमें देख रहे हैं। इससे भारी नुकसान देश का हो जाएगा। इसको इस रास्ते पर जाना कभी भी उचित नहीं है। युद्ध का रास्ता कभी भी ठीक नहीं होता है, लास्ट तक उसको अवॉइड करना चाहिए। आप अन्य रास्तों को अपनाएं, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान जो है मोदी जी देश का कर देंगे। लेकिन और लोग प्रश्न पूछे ना पूछे, जो आपने बात कही है, प्रश्न हम पूछेंगे, ठोक के पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, क्योंकि आप मालिक नहीं है। आपको टेम्परेरी 5 साल के लिए बिठाया है जनता ने। देश की जनता मालिक है, देश की जनता को नुकसान होगा, देश की जनता के बेटे वहां मारे जाएंगे, देश की जनता का आर्थिक नुकसान होगा या तमाम अन्य नुकसान होंगे। आप तो 2 मिनट में कह रहे हैं झोला उठा के मैं चल दूंगा, तो भैया झोला उठा करके चलने वालों पे कोई भरोसा नहीं है देश का। देश को चाहिए ठोस रणनीति हो, आगे आके बताएं, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लें, माइनॉरिटीज को कॉन्फिडेंस में लें, तमाम लोगों में जो अलगाव और आपने वेमनेस पैदा किया है, जो जहर बोया है, उसको खत्म करें। ये ऐसी सरकार होनी चाहिए। तो ये जो है गलत डायरेक्शन में देश को ले जा रहे हैं और देश का भारी नुकसान ना कर दे, ऐसी मेरी आशंका है। जी बिल्कुल वाजिब सवाल आपने पूछे हैं, और जंग वैसे भी किसी मसले का हल नहीं है। जंग तो खुद एक मसला है, वो क्या किसी मसले का हल देगी? और खून और एहतजाज जो है अब देगी। और ये आपने पूरी गजल आपने बहुत सारे लोगों ने आपने सुनी होगी शायद। तो जंग तो वैसे भी किसी मसले का हल नहीं है और नुकसान एक तरफा नहीं होता है। लेकिन हमें ये जरूर देखना है कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार जो वहां पर पनप रहा है, हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको सख्त से सख्त अल्फाज में कहें, डिप्लोमेटिक चैनल्स अपनाकर या जिस भी तरीके से एक ऐसा मैसेज देने की या इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है जैसे ताकि आगे वो इस तरह की हिमाकत ना कर सके, और उसको जवाबदेह बनाने की जरूरत जरूर है। लेकिन बिलाल साहब, फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या तो एक नैरेटिव शुरू से ही की कोशिश की गई, ये धर्म पूछकर ये किया गया। आप देख रहे होंगे निशिकांत दुबे ने कहा कि मैंने तो कलमा पढ़ लिया है और याद कर लिया है, न जाने कब पूछ लिया जाए। टीवी चैनल्स पर बिठाकर लोगों, ये गेस्ट से जो है वो एंकर सो कॉल्ड नेशन वांट्स टू नो जो करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई कलमा याद कर लिया है आपने, न जाने आपको कब जरूरत पड़ जाए। तो लोगों को इस तरह से भड़काया जा रहा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि लोगों ने ही इसको पूरी तरीके से एक तरह से इस पूरे नैरेटिव को निस्तनाबूद इस तरह से कर दिया है कि कश्मीर से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो पर्यटक वहां से लौट कर आ रहे हैं, जो पर्यटक अभी भी वहां पर हैं, वो एक अल्फाज में, एक स्वर में वो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो किया वो वहां से आए, पाकिस्तान से आए टेररिस्ट ने किया, लेकिन कश्मीरी हमारे भाई हैं और कश्मीरियों ने हमारा अपनी जान पर खेलकर हमें बचाया है, अपने घर दरवाजे
उन्होंने सब कुछ खोल दिए। और जिस तरह से मुसलमानों ने एक स्वर में मजम्मत की, रैलियां निकाली, जामा मस्जिद की सीढ़ियों से लेकर पूरे देश से जो मैसेज दिया, क्या आपको लग रहा है कि वो जो एक खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही थी वो उस पैमाने पर नहीं हो पाई है? वो नैरेटिव जरूर कटा है और मीडिया को भी एक तरह से आईना दिखाया गया है। बिल्कुल, आप की बात से मैं सहमत हूँ। पूरी तरह ऐसे ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये डिस्कशन में, तब आप हेनरी किसिंजर जो है, एक बहुत उनका एक कोट है कि साहब, आप अमेरिका की दोस्ती ज्यादा खतरनाक है अमेरिका की दुश्मनी से। ये हेनरी किसिंजर जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनका ये कोट है। साथ ही साथ सैमुअल पी हंटिंग सन, जिन्होंने अमेरिका को ये थ्योरी पढ़ाई कि अगर अमेरिका को दुनिया में राज करना है या हमेशा राज करते रहना है तो उसे उभरती हुई वर्ल्ड पावर्स को डिवाइड करके लड़ा के रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आप देखा होगा कि ज़ेलेंस्की, जिसको अमेरिका ने पहले ट्रैप किया कि हम WTO का मेंबर बना देंगे, और सप्लाई कर दी उसको, आर्म सप्लाई कर दिया और रशिया से भिड़ा दिया, और बाद में पलट गया, महाराज ज़ेलेंस्की गया। इसी तरह ईरान इराक लड़ाई में अमेरिका ने दोनों कंट्री को भिड़ा दिया और अपना उल्लू सीधा कर लिया। इसी तरह फिलिस्तीन और इजराइल में देखिए कि इजराइल को मुसलसल वो आर्म सप्लाई करता है, एड एंड सपोर्ट देता है, आर्मी सपोर्ट देता है, और आज टर्म बदल गए कि भाई हमारा कोई लेना तो अपनी लड़ाई खुद लड़ो। तो अमेरिका का काम है ये दूसरे देशों को लड़ाना। तो अमेरिका के बिहाफ पर अगर आप कोई लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो वो बहुत बड़ी भूल है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है जिसको इसने ठगा नहीं है। तो ये इस भूल में नहीं रहना चाहिए। अमेरिका बहुत प्रोफेशनल कंट्री है, और आप जो इजराइल के माध्यम से अमेरिका को चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं, अमेरिका इतना प्रोफेशनल कंट्री है कि आप उसे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लाइंस पर ही घेर सकते हैं। अमेरिका से डिस्टेंस रख के ही अपने आप को बचा सकते हैं। अमेरिका जब चीज को दो कंट्री को भिड़ा देगा, अमेरिका चाहता है कि चाइना और हिंदुस्तान भिड़ जाए, अमेरिका चाहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान भिड़ जाए, अमेरिका दुनिया को लड़ाता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को लड़ाता है अमेरिका, तो हर जगह दुनिया को लड़ाता रहता है अमेरिका, सऊदी ईरान को लड़ाता है अमेरिका। तो ये हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए अमेरिका की। अमेरिका के प्रोवोकेशन में हमें नहीं आना चाहिए। हमारे साथ सारे विटनेसेस मौजूद हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान का ही कौन सा सगा बन गया? अमेरिका पहले अफगानिस्तान में उसे झोंक दिया और फिर बाहर निकल के चला गया। ये तो पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति ने कल परसों ही बोला है कि जिनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था अमेरिका, उनका ही उसने पल्ला झाड़ लिया। तो हिंदुस्तान को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अगर हिंदुस्तान को बदला लेना है तो अपने कंधों के माध्यम से लेना चाहिए, अपने बलबूते लेना चाहिए, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और आज हमारी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं कि हम रिफ्ट करें। हाँ, हमें डिप्लोमेटिक चैनल्स अपनाने चाहिए, हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए इंटरनेशनल वर्ल्ड में, हमें पाकिस्तान की एक आतंकवादी देश की छवि बनानी चाहिए, हमें पाकिस्तान से ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए, हमें पाकिस्तान के नेबर कंट्री में अपने आप को मजबूत करना चाहिए, हमें अफगानिस्तान में अपने आप को प्लांट करना चाहिए, हमें ईरान में अपने आप को प्लांट करना चाहिए, हमें रशिया से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। आप देख रही होंगे कि पुलवामा के बाद बांग्लादेश में इतनी बड़ा सत्ता परिवर्तन हो गया, भारत के पता भी नहीं लगा। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पता नहीं लगा, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, सत्ता ही बदल गई। तो जब आप किसी देश पर आक्रमण करते हैं तो उसके पास आपके पास दूसरे देश के कितने इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं, इस पर सारी वॉर निर्भर करती है। तो आपके अपने देश में तो इंटेलिजेंस इनपुट मजबूत हो नहीं रहे, तो आप किस मुंह से आप किस बड़ी लड़ाई में जाना चाहिए? तो हमें सारे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, अपने इंटेलिजेंस इनपुट को मजबूत करने की जरूरत है। पाकिस्तान को हमें कूटनीतिक स्तर पर चालाकी के साथ और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को डिफेम करने की जरूरत है। आप देख रही होंगे कि पाकिस्तान ने कहा हम शिमला समझौता तोड़ देंगे, तो चाइना ने उसे यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में एक टेम्परेरी 2 साल की सदस्यता दिला रखी है। तो कश्मीर का मुद्दा फिर इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। हाँ, अगर आप ये इंडो सिंधी वाटर का मैटर जो है, इसको आप ज्यादा रोकेंगे तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आपके खिलाफ चला जाएगा। तो बहुत कुल मिलाकर पाकिस्तान को फोकस होकर सिर्फ टेररिज्म पे घेरने की जरूरत है।
और टेररिज्म पर हमें पूरी दुनिया का मॉरल सपोर्ट मिल सकता है, पूरी दुनिया का एक हमें नैतिक सपोर्ट मिल सकता है, पूरी दुनिया के माध्यम से हम पाकिस्तान के विरुद्ध अपना एक महाज खड़ा कर सकते हैं। वही हमारे लिए बेहतर रास्ता है। अब रहा नैरेटिव वाला सवाल, तो नैरेटिव का जहां तक सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी की चिर परिचित शैली रही है। उनका माइंडसेट काम ही ऐसे ही करता है, उनका माइंडसेट काम ही ऐसी करता है। वो सनातन के नाम पर कभी दलितों पे अत्याचार करते हैं, वो सनातन के नाम पर कभी ओबीसी पे अत्याचार करते हैं, वो देश के जाटों को उजट कौम बताते हैं, वो देश के दलितों को गुंडा बताते हैं। तो उनका माइंडसेट यही है, वो एक दूसरे के खिलाफ पोलराइज करके एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। आप देखिएगा कि वो अपना वर्चस्व, वो भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालांकि सनातन हिंदू का जो नैरेटिव है, माइनॉरिटी हिंदू का नैरेटिव है, बल्कि मेजोरिटी हिंदू जो एसटी, एससी, ओबीसी, अति पिछड़ा, आदिवासी, ये मेजोरिटी हिंदू है। तो मेजोरिटी हिंदू को अपने हितों के लिए खड़ा होना चाहिए। तो ये सनातन के नाम पर जो माइनॉरिटी हिंदू इस देश पर अपनी सत्ता चाहता है, इसमें पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और अति पिछड़ों को इकट्ठा होने की जरूरत है। और साथ ही साथ बहुत सारे नैरेटिव आप देख रहे होंगे देश के अंदर इतने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो उनको देश की एकता को भी वो तोड़ते हुए नजर आते हैं। तो हमें किसी तरह की ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर इस कॉम्युनल हार्मनी का माहौल ही राष्ट्रीय एकता का माहौल है। राष्ट्र जो बनता है लोगों की एकजुटता से बनता है, लोगों के अंदर पैदा की गई मोहब्बत से बनता है, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति जताए गए विश्वास से बनता है, लोगों के प्रति एक दूसरे के साथ खड़े होने की भावना से राष्ट्र बनता है, ना कि डिवीजन से राष्ट्र बनता है। तो विपक्ष को सत्ता पक्ष के इस एजेंडे पर निरंतर प्रहार करना चाहिए कि ये राष्ट्रीयता नहीं है, ये सांप्रदायिकता है, इससे बच के रहना चाहिए। राष्ट्रीयता और सांप्रदायिकता का जो मतभेद है उसे विपक्ष को जनता के सामने निरंतर बताने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी को इन बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में हर स्तर पर एक पॉलिटिकली आइसोलेट करने की जरूरत है, ताकि ये अपनी इस कमजोरी को, अपने जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको राजनीतिक जीत में ना बदल सके। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हारना शुरू होगी, इनके इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस उभर के आएंगे, वही विपक्ष के लिए सहायक होगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है और जाहिर सी बात है विपक्ष को इस नजरिए की तरफ देखने की जरूरत है और जनता को भी, आवाम को भी, लोगों को भी कि कैसे सांप्रदायिकता को एक तरह से राष्ट्रवाद का चोला पहनाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है, आपकी आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है, आपको इस पर अंधा किया जा रहा है ताकि आप सरकार से सवाल न पूछ सकें और बस आंख बंद करके उसके पीछे पीछे चलें। यही करने की कोशिश की जा रही है और यही एक तरह से मकसद आपके सामने पेश किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी आपका, बिलाल साहब आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।